प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे हैं ना? इसके पहले हमने 9वीं कक्षा के फाइनल टर्म के प्रश्न पत्र को 4 भागों में व्याख्या की थी। आज का हमारा विषय है क्लास 6। कौन सी क्लास? क्लास 6 का जो संस्कृत का पेपर है फाइनल टर्म का, आज उसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि जो क्लास 6 का बच्चा होता है वह प्रथम बार संस्कृत को पढ़ रहा होता है, यानी वो संस्कृत भाषा की दृष्टि से वह बालक अभी प्रथम कक्षा में है। क्योंकि संस्कृत भाषा बच्चों को 6 क्लास में ही पढ़ाई जाती है। तो आज हम, क्योंकि 6ठी क्लास का बच्चा मिड टर्म में बहुत कम नंबर आए थे उसके, तो फाइनल टर्म में 6ठी क्लास का बच्चा संस्कृत के विषय में अधिक नंबर कैसे पा सकता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, हर कक्षा में आपके लिए संस्कृत के मॉडल पेपर लाते रहेंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 6 विषयः संस्कृतम। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर 60 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का। और जो आपका पेपर का समय होता है वह होता है होरा सार्धद्वयम्। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? यहाँ देखो, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है टाइम टू 30 आवर्स, यानी 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का पेपर आपका होता है। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत का पेपर 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। बच्चों, आप 6ठी क्लास में हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं संस्कृत का। फाइनल टर्म का मान लो दूसरी बार है, लेकिन आप 6ठी क्लास में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल ध्यान रखो कि जो संस्कृत का पेपर होता है वह 4 भागों में बटा होता है। प्रश्न पत्र का यह विभाजन 7वीं क्लास में बिल्कुल ऐसे मिलेगा आपको। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी क्लास में पेपर का विभाजन बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपका पेपर 4 भागों में बटा होता है। खंड का है, देखिए लिखा हुआ है अपठित अवबोधन, और यह 8 अंक का है। खंड खा में रचनात्मक लेखन आता है, और यह 12 अंक का है। कितने नंबर का है? 12 अंक का है। खंड गा के अंतर्गत हम लोग अनुप्रयुक्त व्याकरणम के प्रश्न करते हैं, और यह 18 नंबर का है। खंड घा के अंतर्गत पठित अवबोधन है। पठित अवबोधन का मतलब क्या होता है? जो आपकी रुचिरा प्रथमो भागा पुस्तक है उसमें से प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, जिससे आप फाइनल टर्म के पेपर में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका खंड का है, और प्रश्न नंबर 1 के रूप में अपठित अवबोधन आया हुआ है, और यह प्रश्न 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। अपठित अवबोधन का मतलब होता है बच्चों अनसीन पैसेज, यानी ऐसा पैसेज जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। इस प्रश्न के द्वारा प्यारे बच्चों आपकी रीडिंग पावर, यानी पठन क्षमता का मूल्यांकन होता है कि जो बालक है उसको संस्कृत में कितना पढ़ना आता है। पढ़ने का मतलब बच्चों केवल शब्दतः पढ़ना नहीं होता है, उसकी समझ भी होती है कि आप जो लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ के समझ पाते हैं कि नहीं। उसका परीक्षण जो है इन प्रश्नों के माध्यम से होता है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। इसी तरह से आपको पेपर में इस पैसेज को, यानी अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए। अस्माकं भारत देशो ग्रामाणाम देशो वर्तते। हमारा भारत देश गाँव का देश है। ग्रामाणाम गाँव का। अत्र यहाँ पर, अर्थात भारत देश में, कृषि कर्म एव प्रधानम।
कृषकर्म ही प्रधान है। कृषकाः कृषक संपूर्ण देशस्य अन्नदातारः भवन्ति। संपूर्ण देश के अन्नदाता होते हैं कौन? किसान। कृषकाः क्षेत्रेषु परिश्रमेण कृषिकार्यं कुर्वन्ति। कृषक जो है खेत में परिश्रमेण परिश्रम पूर्वक कृषि कार्यम कुर्वन्ति, खेती का काम करते हैं। ते वह सभी किसान हलेन हल के द्वारा स्वकीयम अपने क्षेत्रम कर्षन्ति। क्षेत्रम मतलब खेत को, कर्षन्ति जोतते हैं। कृषकाः किसान प्रातः कालाद आरभ्य, प्रातः काल से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत महत्व परिश्रमम कुर्वन्ति, बहुत मेहनत करते हैं। कृषकाः कर्मवीराः भवन्ति, जो कृषक होते हैं वे कर्मवीर होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके पेपर में एक पैसेज आएगा, एक अनुच्छेद आएगा, उसके नीचे ये प्रश्न लिखे होंगे। तो छठी क्लास के बच्चे क्या करते हैं, वो इस प्रश्न को ही ऐसे कॉपी में उतारने लगते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको ये पैसेज कॉपी में नहीं लिखना है, जो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न तरयम। एक पद में यानी वन वर्ड में, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। और कितने प्रश्न करने हैं? 3। पहला प्रश्न है आपका, कर्मवीराः के भवन्ति, कर्मवीर कौन होते हैं? अब प्यारे बच्चों आप छठी क्लास के विद्यार्थी हैं, पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको अब इस प्रश्न का अर्थ नहीं आ रहा होगा। फिर आप कैसे करेंगे? उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि ये लाइन देखिए पैसेज में कहाँ है, बताइए पैसेज में कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए ये मिल गया, कृषकाः कर्मवीराः भवन्ति, और यहाँ है कर्मवीराः के भवन्ति, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। तो अगर आप एक शब्द में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पूरी लाइन लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। और एक शब्द में यानी एक पद में अगर आप उत्तर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, नंबर 1 कृषकाः, कृषक। दूसरा प्रश्न है, कृषकाः केन क्षेत्रम कर्षन्ति, किसान किसके द्वारा खेत की जुताई करते हैं? तो ये लाइन ढूंढिए पैसेज में कहाँ है, ये देखिए यहाँ मिल गई, ते हलेन स्वकीयम क्षेत्रम कर्षन्ति। तो यहाँ क्षेत्रम, उसके पहले क्या है? हलेन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हलेन, है ना उत्तर ढूंढना आसान। प्रश्न पढ़िए और उस लाइन को पैसेज में देखिए कहाँ पर वो लाइन आई हुई है, बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हलेन। तीसरा प्रश्न है, भारत देशः केषां देशौ वर्तते, भारत देश किसका देश है? तो ये लाइन देखिए यहाँ पर आई हुई है, अस्माकं भारत देशो ग्रामाणाम देशो वर्तते। तो इसका उत्तर एक शब्द में लिखेंगे प्यारे बच्चों, ग्रामाणाम। चौथा प्रश्न है आपका, देखिए कृषकाः केषु कृषि कार्यम कुर्वन्ति, किसान किसमें खेती का काम करते हैं? तो ये लाइन देखिए कहाँ पर आई हुई है, बोलिए, ये देखिए, कृषकाः क्षेत्रेषु परिश्रमेण कृषि कार्यम कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्रेषु, है ना। उत्तर ढूंढना कितना आसान है ना आसान। तो आप वीडियो को बिल्कुल भगा के मत देखें, मानते हैं वीडियो बड़ी है, 1 घंटे की है, लेकिन प्यारे बच्चों ये 2.5 घंटे का पेपर है और आपको समझ के करना है ताकि आप पेपर में कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आपका सेकंड खंड के अंतर्गत देखिए लिखा हुआ है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। और कितने करने हैं? केवलम प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न करना है। और यह 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है, भारत देशे किम प्रधानम, भारत देश में क्या प्रधान है? अब इस लाइन को देखिए बच्चों, ये भारत देश से किम प्रधानम, ये लाइन पैसेज में कहाँ आई हुई है? तो देखिए ये लिखा हुआ है, अत्र कर्म एव प्रधानम।
तो इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या थोड़ा घुमा कर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, भारत देशः कृषि प्रधानम कृषि कर्म प्रधानम। जो भारत देश है वो कृषि कर्म प्रधान देश है। दूसरा प्रश्न है, कृषकाः कस्य अन्नदातारो भवन्ति। जो किसान हैं किसके अन्नदाता होते हैं। तो ये लाइन देखिए पैसेज में कहाँ आई हुई है, ये देखिए यहाँ पर है, कृषकाः संपूर्ण देशस्य अन्नदातारो भवन्ति। बस इसी लाइन को इस तरह से लिख देंगे, कृषकाः संपूर्ण देशस्य अन्नदातारो भवन्ति। है ना। उत्तर लिखना कितना आसान। प्रश्न पढ़िए और उसको पैसेज में देखिए कहाँ पर वो लाइन आई हुई है। तो प्यारे बच्चों, थर्ड खंड के अंतर्गत आपका प्रश्न होता है यथा निर्देशम उत्तरत। अब ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इसमें आपको थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर प्रश्न में या यथा निर्देशम का मतलब होता है निर्देश के अनुसार, यानी जो आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, उसके अनुसार आपको उत्तर करना है। और कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। 2 प्रश्न करने हैं, यहाँ पर 3 दिए गए हैं। अगर तीनों भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 आपके सही होंगे उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, कृषि कर्म एव प्रधानम अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो अव्यय पद जानते हैं ना क्या होते हैं। पहला विकल्प है कृषि कर्म, दूसरा है एव, तीसरा है प्रधानम। तो प्यारे बच्चों, इसमें अव्यय पद है एव। अव्यय क्या होते हैं उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे संक्षेप में सुन लीजिए, जो पद तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में, तीनों वचनों में नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय पद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, परकीयम इत शब्दस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। परकीयम इस पद का विलोम पद। प्यारे बच्चों, विलोम पद जानते हैं ना क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला पद। तो किसका? परकीयम। तो पहला है स्वकीयम, दूसरा है प्रधानम, तीसरा है परिश्रमः। तो परकीयम माने होता है बच्चों दूसरे का। तो इसका विलोम क्या होगा? अपना। तो अपने अर्थ में यहाँ पे कौन सा पद आया हुआ है? स्वकीयम। तो आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, स्वकीयम। तीसरा है, स्वकीयम क्षेत्रम कर्षन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ये जो मोटा मोटा वाक्य लिखा हुआ है इसमें क्रियापद कौन सा है। क्रियापद जानते हैं ना, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, उसी को संस्कृत में कहते हैं क्रियापद। तो पहला है स्वकीयम, दूसरा है क्षेत्रम, तीसरा है कर्षन्ति। तो वर्ब जानते हैं ना, क्रिया जानते हैं ना, क्या होता है? जिसके द्वारा किसी काम के होने या करने का भाव पाया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। तो इस वाक्य में प्यारे बच्चों क्रियापद है कर्षन्ति। है ना आसान। उसके बाद आपका चौथा खंड होता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत चौथा खंड है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। क्या लिखा हुआ है? अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक जानते हैं ना बच्चों, टाइटिल। ये वाला शीर्षक लेखन का प्रश्न आपके 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, सभी क्लास में मिलेगा। तो अभी से शीर्षक लिखना समझ जाइए क्या होता है शीर्षक लिखना। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरह से लिखेंगे, शीर्षकम। अब यहाँ पे जो ये पैसेज आया हुआ बच्चों, इसका टाइटिल क्या है, यानी इसका केंद्र बिंदु क्या है, इसका विषय क्या है। तो इसका विषय है कृषकाः कर्मवीराः। ऐसा भी लिख सकते हैं। अस्माकं देशः, इसको भी लिख सकते हैं, या भारत देशः भी लिख सकते हैं। क्योंकि शीर्षक एक नहीं हो सकता, हर बच्चा अलग अलग शीर्षक भी लिख सकता है। बस शीर्षक लेखन में आपको केवल इतना ध्यान देना है बच्चों कि जो शीर्षक होता है वह एक शब्द में या 2 शब्द में, यानी एक पद में या 2 पद में ही शीर्षक लिखना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान देंगे तभी आप प्रथम प्रश्न में 8 में से 8 नंबर पाने में सफल होंगे।
समझ में आया ना? बहुत अच्छे। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 आता है। क्या आता है? प्रश्न नंबर 2। इसमें देखिए चित्र बने हुए हैं ना, चित्र देखना आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखिए मंजूषा। मंजूषा क्या होती है? बॉक्स, यानी जो आपका सहायता करने वाला बॉक्स होता है। यहाँ पर देखिए कुछ पद लिखे गए हैं, इनको अच्छे अच्छे पद यानी उपयुक्त पद ले करके इन चित्र के अनुसार यानी चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाने हैं, वाक्य रचना करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? दो मोर नाच रहे हैं, तो दो मोर को क्या कहेंगे? मयूरो। और नाचने के लिए क्या कहेंगे? नृत्यतः। बस इन्हीं दोनों वाक्यों को मिला करके लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? मयूरो नृत्यतः। क्या लिखेंगे? मयूरो नृत्यतः। अब कुछ बच्चे इस प्रश्न में क्या गलती करते हैं? हमने मिड टर्म के पेपर में देखा था बहुत सारे बच्चों ने चित्र ही बना डाला था। तो प्यारे बच्चों आपको चित्र नहीं बनाना होता है, केवल यही वाक्य लिखना होता है। तो चित्र बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, केवल वाक्य लिखिएगा, क्योंकि ये संस्कृत का पेपर है, ड्राइंग का पेपर नहीं है। दूसरे चित्र में देखिए क्या हो रहा है? 3 बालिकाएं पढ़ रही हैं, यानी 3 छात्राएं पढ़ रही हैं। तो क्या कहेंगे? छात्राः। और पढ़ने के लिए कौन सी क्रिया आती है? पठन्ति। बस इन्हीं दिनों को मिला करके वाक्य बना दीजिए। तो क्या बनाएंगे? छात्राः पठन्ति, छात्राएं पढ़ रही हैं। तीसरा चित्र देखिए प्यारे बच्चों, एक किसान है खेत की जुताई कर रहा है। तो किसान को क्या कहते हैं? कृषकः। ये देखिए ना मंजूषा में आया हुआ है, क्या आया हुआ है? कृषकः। और जोतने को क्या कहते हैं? कर्षति। बस इन दोनों को मिला करके वाक्य बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? कृषकः कर्षति। हो गया ना वाक्य। उसके बाद चौथा चित्र है, देखिए ना यहाँ पे 2 कार चल रही हैं। तो कार को क्या कहते हैं? वाहनम। अब 2 कार है तो क्या कहेंगे? वाहने। वाहनम वाहने वाहनानि, उसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पे 2 कार हैं तो उसके लिए आएगा वाहने। और चलने को क्या कहते हैं? चलती, लेकिन द्विवचन में होता है चलतः। तो बस इन्हीं दोनों को मिला करके वाक्य बना लीजिए। तो क्या बनेगा? वाहने चालयतः या चलतः। समझ गए ना बच्चों? इस तरह से अगर आप करेंगे तो इस प्रश्न के भी कितने नंबर हैं? 8 नंबर है। यानी जो ये एक एक वाक्य हैं ये 2-2 नंबर के हैं। कितने कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये चालयतः जो है गलती से लिख गया है, आपको क्या लिखना है? चलतः। ये शब्द यहाँ पर लाकर आपको रखना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 होता है, अधोलिखित शब्दानाम, नीचे लिखे शब्दों का समुचितम मेलनम कृत्वा, अच्छी प्रकार से मिलान करके सार्थकानि वाक्यानि रचयेत, सार्थक वाक्य की रचना करना है। तो ये कर्ता है, ये कर्म है या अधिकरण है, और ये क्या है? क्रिया है। इन्हीं तीनों को मिला करके तो अर्थ के अनुसार मिलाना है। तो पहला शब्द देखिए क्या है? मत्स्यः। मत्स्य माने क्या होता है? मछली। अब मछली कहाँ रहेगी? जल में रहेगी। और रहने के लिए क्या आएगा? निवसति। बस तीनों को मिला दीजिए और इस तरह से वाक्य बनाएंगे, मत्स्यः जले निवसति। यानी यहाँ से मत्स्य को लिया, यहाँ से जले को लिया और वाक्य बना दिया। दूसरा वाक्य कैसे बनाएंगे? छात्रः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति। यहाँ से छात्रा को लिया, यहाँ से क्रीडा क्षेत्रे को और यहाँ से खेलन्ति को, वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य बनाएंगे, अहम लेखम लिखामि। ये देखो ना यहाँ पे अहम लिखा हुआ है, यहाँ पे लेखम लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखामि, तीनों को मिला दिया, हमारा वाक्य बन गया। चौथा वाक्य बनाएंगे, वानरो वृक्ष वृक्षे कूदतः। 2 बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं। अब यहाँ से बानरों को लिया और यहाँ से वृक्षे को और यहाँ से कूदतः को, तीनों को मिला दिया और इस तरह से वाक्य बना लिया। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे तो आपके 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है,
प्रदत्त शब्द रूपाणाम दिए गए शब्द रूपों की विभक्ति को विकल्पेभ्यः विकल्प से चित्वा चुन करके लिखत। यानी एक रूप दिया गया है, यहाँ पर देखो ना, पुष्पाणी, लतया, बालक, रमा, ये जो है क्या है, ये सब पदों के रूप हैं। इनकी विभक्ति आपको बतानी है, वो भी आपका आंसर भी विकल्प में लिखा गया है। इसी में से सही उत्तर का चयन करना है। और यह कितने नंबर का प्रश्न है? 4 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। सही या गलत आपको पूरा प्रश्न हल करना है, तभी आप अधिक अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, देवस्य अत्र का विभक्ति। देवस्य, इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी। तो देवस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति है। आपकी रुचिरा पुस्तक के अंत में शब्दों के रूप दिए गए हैं, धातुओं के रूप दिए गए हैं, उनको भी आप लिख लिख कर याद कर लें। दूसरा प्रश्न है, पुष्पाणि अत्र का विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति है? पहला है तृतीया, दूसरा है प्रथमा, तीसरा है चतुर्थी। तो पुष्पाणि में प्यारे बच्चों प्रथमा विभक्ति है। पुष्प का रूप आपने पढ़ा है ना, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तीसरा प्रश्न है, लतया अत्र का विभक्ति। लतया इस पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो इसमें है तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया। चौथा है, बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ति रूपम किम। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप क्या है? बालके, बालको, बालकेन। तो बालक का रूप आपने याद किया होगा तो आप तुरंत जान जाएंगे। बालक शब्द का तृतीया में क्या बनेगा? बालकेन। पांचवा है, रमा शब्द से द्वितीया विभक्ति रूपम अस्ति। रमा शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप है, क्या होगा? रमाम, रमानाम, रमयो। तो द्वितीय विभक्ति में बच्चों बनेगा, क्या बनेगा? रमाम। है ना आसान? जब आपको शब्द रूप याद होंगे तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है। क्या रहा है? प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः पदान चित्वा रिक्त स्थानेषु धातु रूपाणि लिखत। ये आपका धातु रूप का प्रश्न है और इसमें भी 4 रिक्त स्थान है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और इसमें भरे जाने वाले पद भी यहाँ पे देखिए मंजूषा में लिखे हुए हैं। बस आपको चुनाव करके भर देना है। और कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है, हस धातु यानी हंसने वाली धातु और लिरिट लकार। लिरिट लकार जानते हैं ना? भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हसिष्यति, हसिष्यता। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? हसिष्यन्ति। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को लेकर लाकर यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, हसिष्यति, हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, ये बन जाएगा। मध्यम पुरुष में हसिष्यसि। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? हसिष्यथः। और बहुवचन में हसिष्यथ। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या भरेंगे? हसिष्यामि, हसिष्यवः, हसिष्यामः। यहाँ पे क्या भरेंगे? हसिष्यामः। कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, इसमें भरे जाने वाले पद ये मंजूषा में लिखे हुए थे। यहाँ से बस इसको इस तरह से भर के कॉपी में पूरा लिखना है, तभी आप पूरे अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 आता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचितैः अव्यय पदैः। मंजूषा में दिए गए उचित अव्यय के द्वारा अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरिए। और यह 3 नंबर का है। मंजूषा है ये और ये वाक्य हैं। तो पहला वाक्य है, सत्यम जयते। यहाँ पे क्या भरेंगे? एव। क्या भरेंगे? एव। सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। दूसरा वाक्य है, अहम विद्यालयं गमिष्यामि। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे भरेंगे अपि। अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगा।
रामः लक्ष्मणः भ्रातरौ आस्ताम। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? चा। रामः लक्ष्मणः चा माने क्या होता है? और, जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हैं। राम और लक्ष्मण भाई थे। चौथा है समयम व्यर्थम कुरु, समय व्यर्थ करो। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ना। समयम व्यर्थम न कुरु, समय व्यर्थ मत करो। इस तरह से ये भरेंगे। समझ आ गया ना? इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 होता है संख्या का। संख्या यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं गिनती, यानी संस्कृत में आपको प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 20 तक, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती भी आपको याद करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके वाक्य में नंबर यानी गिनती लिखी हुई है। इसका संस्कृत पद यहाँ पे मंजूषा में दिया गया है। यहाँ से उठा उठा करके यहाँ पे भर लेना है। तो पहले में क्या भरना है? देखिए, मम विद्यालये 18 शिक्षकाः सन्ति। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। क्या कहते हैं? अष्टादश। तो अष्टादश को यहाँ पर भर देंगे और वाक्य लिख लेंगे। उसके बाद है मम हस्ते अंगुल्याः सन्ति। मेरे हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। तो 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच। क्या कहते हैं? पंच। तो दूसरे वाक्य में क्या भरेंगे? पंच। तीसरा है बालकाः उद्याने भ्रमन्ति। बालक बगीचे में घूम रहे हैं। कितने? 12। तो 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वादश। क्या कहते हैं? द्वादश। इसी को यहाँ पर भर के पूरा वाक्य लिखेंगे। चौथा है मम कक्षायाम छात्राः पठन्ति। मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 19। अब 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकोनविंशति। क्या कहते हैं? एकोनविंशति। या पर इसके लिए 9-10 का भी प्रयोग होता है। तो आप 9-10 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मंजूषा में एकोनविंशति दिया गया है, इसको भी आप भर सकते हैं। पांचवा है पुस्तके पाठाः सन्ति। पुस्तक में पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 16। अब 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? षोडश। सुन आया ना? तो इस तरह से एक बार मैं पुनः संख्या लिख देता हूँ। ये जो द्वादश है इसका मतलब होता है 12, अष्टादश का मतलब क्या होता है? 18, षोडश का मतलब क्या होता है? 16, पंच का मतलब होता है 5, एकोनविंशति का मतलब होता है 19। तो ये नंबर देख करके बच्चों आप ये रिक्त स्थान भर लीजिए। है ना आसान? बहुत अच्छे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 होता है। इसमें क्या करना होता है? मिलान करना होता है। किसका मिलान करना है? देखिए, अधोलिखित शब्दान तेषाम अर्थैः मेलयत। अर्थ का मिलान करना है। तो कंदुकः माने क्या होता है बताइए? तो इसको कैसे मिलाएंगे? इस तरह से। कंदुकः माने होता है गेंद। प्रतिकारः माने होता है बदला। बदला जानते हैं ना? जब आपको कोई मारता है तो आप उसको मार देते हैं। ये क्या है? प्रतिकारः। त्वरितम माने होता है शीघ्र, अर्थात जल्दी से। अब एक ही बचा हुआ है विमलम। इसका अर्थ होता है निर्मल, यानी स्वच्छ। आप सभी निर्मल पानी पीते हैं ना? बहुत अच्छे। मिलान करने वाला प्रश्न बहुत आसान होता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है, जो कि पठित अवबोधन है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों, जो आपकी रुचिरा किताब है ना, संस्कृत वाली रुचिरा प्रथमो भागा, उसमें से प्रश्न प्रारंभ होते हैं और यह 22 नंबर का है। यानी जो पठित अवबोधन है यह 22 नंबर का है। इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या आता है? जो आपके रुचिरा वाले पाठ हैं उसमें से पैसेज आते हैं। देखिए पैसेज आया हुआ है ना। अब ये पैसेज किस पाठ का है? जो आपने एक पाठ पढ़ा था, वकस प्रतिकारः। क्या? बकस प्रतिकारः, बगुले का बदला। वो बगुले और श्रृंगार वाली कहानी याद है ना आपको? उसी पाठ का ये पैसेज है। इसी पैसेज से आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए यहाँ पे पाठ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इस लिंक से जाकर के या प्ले लिस्ट में जाकर के, जो 6ठी क्लास की प्ले लिस्ट है उसमें से आप पाठ को पढ़ लीजिए। हम सीधा आपको प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है,
श्रृंगालः बकचः कुत्र निवसतः अस्म। श्रृंगाल और बगुला कहाँ रहते थे। तो ये लाइन देखिए पैसेज में कहाँ आई हुई है, ये यहाँ आई हुई है, यानी इसका उत्तर इसी लाइन में है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, वने। कुत्र मतलब कहाँ और वने मतलब जंगल में, यानी श्रृंगाल और बगुले कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। दूसरा प्रश्न है कस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। किसके निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया था। अब ये लाइन देखिए यहाँ पे आ गया है श्रृंगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, श्रृंगालस्य। क्या लिखेंगे, श्रृंगालस्य, यानी श्रृंगाल के। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका पूर्ण वाक्य का प्रश्न होता है, यानी फुल सेंटेंस में इसका उत्तर लिखना है। एक करने हैं, दो दिए गए हैं और 2 नंबर का है। पहला है श्रृंगालः बकम किम अवदत। श्रृंगाल ने बगुले से क्या कहा। अब यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर आई हुई पैसेज में, यहाँ पर श्रृंगालः बकम अवदत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए। श्रृंगालः बकम अवदत मित्र स्वात्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र कर तुम मेरे साथ भोजन करो। अगला प्रश्न है श्रृंगालः बकाय किम अयच्छत। श्रृंगाल ने बगुले को क्या दिया, खाने के लिए क्या दिया था। अब ये लाइन देखिए कहाँ पर आई हुई है, ये देखिए श्रृंगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। खाने के लिए क्या दिया था, खीर दिया था। तो इस तरह से लिखेंगे श्रृंगालः बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। इस तरह से लिखेंगे तब आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रश्न का थर्ड खंड होता है यथा निर्देशम का, यानी इसमें हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश है और यह 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है कुटिल स्वभावः श्रृंगालः इत अनयो विशेषण पदम किम। इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है। यहाँ पर देखिए 2 है ना, कुटिल स्वभावः श्रृंगालः, और क्या पूछा जा रहा, विशेषण पद। विशेषण पद को जानते हैं ना, जो किसी की विशेषता बतलाता है कि उसमें क्या विशेष गुण है। तो आपका पहला उत्तर है कुटिल स्वभावः, दूसरा है श्रृंगालः, तीसरा है स्वभावः। तो इसमें प्यारे बच्चों कुटिल स्वभावः श्रृंगालः, तो इसमें विशेषण पद है कुटिल स्वभावः। विशेषण क्या है, कुटिल स्वभावः। आपका अगला प्रश्न है शत्रुता इत पदस्य किम विपरीतार्थकम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। शत्रुता का विपरीतार्थक पद कौन सा गद्यांश में प्रयुक्त है। शत्रुता माने क्या होता है, दुश्मनी। तो इसका विपरीतार्थक पद क्या होगा, प्रातः निमंत्रणम मित्रता। तो क्या हो जाएगा, मित्रता। है ना आसान, बस थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप कर लेंगे। तीसरा है गृहम इत पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् छित्त्वा लिखत। गृहम का समानार्थक पद आपको गद्यांश से चुनकर लिखना है। गृहम माने क्या होता है, घर। तो घर के लिए उसमें क्या आया है, बकम निवासम ग्रामम। तो यहाँ पे क्या आया है, निवासम। निवासम माने क्या होता है, निवास स्थान, यानी गृहम यानी घर। समझ गए। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 के रूप में जो आपके पाठ में श्लोक वाले पाठ हैं, कौन से, कविता वाले पाठ, जिनको हम लोग गा गा करके पढ़ते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। इस श्लोक को गाने में बहुत मजा आता है ना। तो ये श्लोक वाले प्रश्न हैं, इस श्लोक से ही आपको प्रश्न के उत्तर करने होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है नीले गगने किम करवाम। अब ये जो प्रश्न आया हुआ बच्चों, ये किस पाठ का है बताइए, याद है ना, कौन सा पाठ है, विमान यानम रचयाम। कौन सा पाठ है, विमान यानम रचयाम। जो कविता वाला पाठ है ना संस्कृत में, गीत वाला, श्लोक वाला, उसी पाठ से ये 2 श्लोक आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका नीले गगने किम करवाम। नीले आकाश में क्या करें। तो इसका उत्तर देखिए कहाँ पर आया हुआ है, ये देखिए नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। तो क्या हो जाएगा, वायु विहारम। कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए वायु विहारम करवाम।
तो यहाँ पे वायु विहारम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कुत्र प्रविशाम, कहाँ पर प्रवेश करें? तो इसका उत्तर देखिए कहाँ मिल जाएगा, ये देखिए चंद्रलोकम प्रविशाम, तो इसको लिखेंगे चंद्रलोकम यानी चंद्रलोक में। उसके बाद पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः, इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला है कम क्रांत्वा आकाशम याम, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु याम। बस इसी लाइन को ध्यान से देखिए, इसी लाइन को इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है किम कृत्वा चंद्रलोकम प्रविशाम, इसका उत्तर ये यहाँ से जो दो लाइन है ना, ये इस खा वाले प्रश्न का उत्तर है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे देखिए, हिमवंतम सोपानम कृत्वा चंद्रलोकम प्रविशाम, यानी चंद्रलोक पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बर्फ की सीढ़ी बनानी पड़ेगी। समझ में आया? इसके बाद इसी का थर्ड प्रश्न होता है यथा निर्देशम वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है विमान यानम रचयाम अत्र क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है? क्रियापद जानते हैं ना, अभी हमने पहले बताया। तो इसमें विमान है, यानम है, रचयाम है, इसमें क्रियापद क्या है, रचयाम। इस तरह से आपको सही का निशान मार देना है। उसके बाद है आकाशे इत पदस्य किम पर्याय पदम अस्मिन गद्यांश से प्रयुक्तम, यानी अस्मिन पद्यांश से प्रयुक्तम इस श्लोक में आया हुआ है। तो आकाश से मतलब क्या होता है, आकाश में। तो इसका समानार्थी यानी पर्याय पद कौन सा है, विपुले विमले गगने। तो आकाश से माने होता है आकाश में, तो इसका पर्याय पद हो जाएगा गगने, आकाश में। तुंगम भवनम इतानयो विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है, भवनम तुंगम यानम। तो विशेषण पद के लिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुंगम। भवनम क्या है, विशेष पद है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11 के रूप में जो आपके रुचिरा पुस्तक है उसमें जो नाटक वाला पाठ है जिसमें संवाद होता है, क्या होता है, संवाद, यानी दो पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं, उस पाठ से आया हुआ है। ये जो प्रश्न आया हुआ है ये किस पाठ से आया हुआ बच्चों, जो आपका क्रीडा स्पर्धा नामक पाठ है। कौन सा पाठ है, क्रीडा स्पर्धा, याद है ना, जिसमें चंदर हुमा इत्यादि बालक कहते हैं चलो खेल की प्रतियोगिता में खेलते हैं। ये उसी का ये लाइन आई हुई है, ये पैसेज आया हुआ है, इसी में से आपको प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं। पहला प्रश्न है देखिए, बालिकाः बालकाः च कथम खेलिष्यन्ति, बालिका और बालक कैसे खेलेंगे। तो ये लाइन कहाँ पर आई हुई है देखिए, बोलिए बोलिए, कहाँ आई हुई है, ये देखिए यहाँ आई हुई है, बालिका बालकाश्च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मिलित्वा, मिलित्वा मतलब मिल करके। कहाँ आई हुई लाइन, ये देखिए अंतिम लाइन में आई हुई ना, बहुत अच्छे। तत्र का सन्ति, वहाँ पर क्या है। तो ये लाइन कहाँ आई हुई है, ये देखिए तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। तो इसका उत्तर एक शब्द में यानी एक पद में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्रीडा स्पर्धा। इसके बाद प्यारे बच्चों पूर्ण वाक्यन वाला प्रश्न यानी फुल सेंटेंस वाला उत्तर आपको लिखना है। पहला है इंद्रः किम कथयति, इंद्र क्या कहता है। अब ये देखो, हुमा इंद्रः फेकना रामचरणः प्रसन्नः रामचरणः प्रसन्नः, ये नाम लिखे हुए हैं। तो इसके आगे जो बात लिखी गई है ना वो उसी का कथन है, यानी उस वाक्य को वही बालक या वही बालिका बोलती है। यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, इंद्रः। तो इंद्रः देखिए कहाँ पे आया हुआ, ये देखिए। तो ये लाइन आपको ये ऐसे कि ऐसे लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इंद्रः कथयति वयम विद्यालयम गच्छामः। है ना आसान। अगला प्रश्न है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यो, क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए है। तो इसके उत्तर के रूप में ये वाली लाइन लिखेंगे, नहीं बालिका अपि खेलिष्यन्ति। कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए, नहीं बालिका अपि खेलिष्यन्ति या खेलन्ति,
इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों इसी का थर्ड खंड है। इसमें आपको क्या करना है, यथा निर्देशम, यानी हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश है, उसके अनुसार लिखना है। पहला है बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? पहला है अपि, दूसरा है बालिका, तीसरा है खेलिष्यन्ति। तो अव्यय पद हो जाएगा प्यारे बच्चों अपि। क्या सही होगा? अपि। अप के ऊपर आपको सही का निशान मारना है। अगला वाक्य है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? पहला है कुत्र, दूसरा है गच्छत, तीसरा है यूयम। तो क्रियापद क्या हो जाएगा? गच्छत, ये हो जाएगा गच्छत। अगला प्रश्न है समूहे इत पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, समूहे इस पद में, इस पद का पर्याय पद, पर्याय मतलब समान अर्थ वाला पद कौन सा आया हुआ है? सर्वे विद्यालयम दले। तो समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप, उसका पर्याय पद क्या हो जाएगा? दले। दले मतलब क्या होता है? ग्रुप में, यानी समूह में। समझ में आ गया? इस तरह से आपने देखा कि 3 पैसेज आपके पाठ से आएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 होता है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदान लिखत, यानी जो ये वर्ड लिखे गए हैं ना अलग अलग करके, प्लस प्लस का चिन्ह लगा करके, इनको मिला करके आपको पद बनाना है। पद जानते हैं ना, जिसको आप शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इस तरह से इनको मिला मिला के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो का और री, तो क्या हो जाएगा? क्री। शा और आ, तो क्या हो जाएगा? शा। का और आहा, तो क्या हो जाएगा? कहा। तो क्या बन जाएगा? किरशकः। इस तरह से आपको मिला मिला करके लिखने हैं। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? किरशकः। दूसरा है वा ई, क्या हो जाएगा? वी। द या आ, तो क्या हो जाएगा? विद्या। ल आ, ल और या आह, क्या हो जाएगा? लयः। तो क्या बन गया? विद्यालयः। तो और सुंदर कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे विद्यालयः, है ना आसान? उसके बाद है वा आ, तो क्या हो जाएगा? वा। ता आ, तो क्या हो जाएगा? ता। या आ या न आ मा, क्या हो जाएगा? वातायनम। वातायनम माने क्या होता है? खिड़की। इसके बाद आपको मिलाना है प र आ, क्या हो जाएगा? प्र। और सा आ, क्या हो जाएगा? सा। और न आ, त आ, तो क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। क्या हो गया? प्रसन्नता। अंतिम है प आ, तो प त र आ त्र और ई, तो क्या बन जाएगा? पत्राणि। इस तरह से आपको वर्णों को जोड़ करके पद बनाने हैं, यानी शब्द बनाने हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 होता है प्यारे बच्चों अधोलिखितान पदान वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब क्या होता है? वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे अब इसके पहले वाले प्रश्न में क्या किया आपने? वर्णों को मिला करके पद बनाया, यानी शब्द बनाया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे पुस्तकम लिखा हुआ है, इसको एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है? पु। पु का मतलब क्या होता है? पा। उसके बाद क्या है? उ। पु हो गया। उसके बाद क्या है? आधा सा और ता यहाँ पे लिखा ही है। उसके बाद क्या आ जाएगा? आ। उसके बाद का और उसके बाद आ फिर माँ, तो क्या बन गया? पुस्तकम। उसी तरह से व्यंजनम को अलग करिए। तो पहले क्या आ जाएगा? वा। उसके बाद क्या आ जाएगा? या। उसके बाद आ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हो जाएगा जा। उसके बाद आ। उसके बाद न। उसके बाद आ और उसके बाद माँ, तो क्या हो गया? व्यंजनम। इस तरह से आपको अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद अस्थालिका। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आधा सा, फिर था, फिर आ, फिर ला, फिर ई, फिर का, फिर बड़ा आ, तो क्या हो गया? अस्थालिका। इसके बाद है पुष्पाणि। तो पा, पा के बाद में कौन सी मात्रा लगी है? छोटऊ की, तो क्या हो जाएगा? छोटऊ। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए
आधा दंती सा है तो क्या लिखेंगे, आधा सा, यानी सा के नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद पा, उस पा में कौन सी मात्रा लगी है, यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो क्या लिखेंगे, बड़ा आ। उसके बाद ड़ा, उसके बाद छोटी ई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चे, जो व्यंजन है, जैसे यहाँ पर सा है, यहाँ पे पा है, उसके नीचे ऐसे हमें हलंत जरूर लगाना चाहिए। हलंत लग गया क्या बताता है कि उसमें कोई स्वर मात्रा के रूप में नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अगर आप पेपर करेंगे तो आप पूरे 60 में से 60 नंबर पा जाएंगे। थोड़ा बहुत गलती कर देंगे तब भी आप 50 प्लस नंबर पा सकते हैं, अगर इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः, बेस्ट ऑफ लक।